बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही हैं। उसमें आज हम पहुंच गए हैं सेक्शन 24 जो कि है इनटेंजिबल एसेट्स के रिलेटेड। कि अब हम चैप्टर पढ़ रहे थे डिडक्शंस का, कि आपको कौन कौन सी डिडक्शन अलाउड हैं, जिसमें हमने वो कहा कि जितने भी एक्सपेंसेस बिजनेस के होते हैं वो अलाउड होती है। फिर हमने डेप्रिसिएशन पढ़ी, डेप्रिसिएशन के बाद इनिशियल अलाउंस पढ़ा। तो इनिशियल अलाउंस के बाद अब इनटेंजिबल पे जो होती है डिडक्शंस वो क्या है, हम उसको कहते हैं अमॉर्टाइजेशन। जो इनटेंजिबल एसेट पे डिडक्शन होती है वो अमॉर्टाइजेशन कहलाती है। और इनटेंजिबल एसेट होते क्या हैं? इनटेंजिबल ऐसा एसेट होता है जो कि फिजिकल आई से नज़र नहीं आता, टचेबल नहीं होता, लेकिन वो बेनिफिट का एसेट होता है, जिसमें हम पेटेंट्स हो सकते हैं, राइट्स हो सकते हैं, गुडविल हो सकती है उसकी, उसकी रॉयल्टी हो सकती है। इस तरह से जो हमारे बिजनेस में हेल्पफुल होते हैं बिजनेस के प्रॉफिट कमाने के लिए, उनको हम इनटेंजिबल एसेट कहते हैं। टेंजिबल एसेट्स में जिस तरह से डेप्रिसिएशन अलाउंस है, इसी तरह से इनटेंजिबल एसेट पे अमॉर्टाइजेशन डिडक्शन जो है वो अलाउ होती है। तो ऐसा इनटेंजिबल एसेट जिसकी अमॉर्टाइजेशन डिडक्शन जो है उसको इस सेक्शन के तहत हम अलाउंस देते हैं, जो कि कॉस्ट लगी होती है उस पर्सन के इनटेंजिबल एसेट पे, उसमें अमॉर्टाइजेशन देते हैं। तो उसकी क्लास ए है कि जो मुकम्मल तौर पे या उसका कुछ हिस्सा जो है कुछ पीरियड के लिए वो बिजनेस में इस्तेमाल हुआ हो। जब वो पूरा इस्तेमाल होगा तो पूरी अमॉर्टाइजेशन कहेंगे, अगर पार्शली इस्तेमाल हुआ है तो पार्शली उसको कहेंगे। लेकिन वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ हो? कि बिजनेस की इनकम ड्राइव करने के लिए, जो कि चार्जेबल टू टैक्स है। अगर कोई एग्जैम्प्ट इनकम अर्न करता है तो उस पोर्शन पे अमॉर्टाइजेशन डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन जो चार्जेबल टू टैक्स है जिस पोर्शन का वो जो है उस पे मिलेगी। और ये है कि उसकी जो यूज़फुल लाइफ है वो एक्सीड कर जाए 1 ईयर से, जैसे कि हमने कैपिटल नेचर का वो एसेट हो, जैसे कि पहले हमने डेप्रिसिएशन में पढ़ा था। इसका ये इससे मिलती जुलती है, डेप्रिसिएशन से आलमोस्ट सारी मिलती जुलती है। तो वही आपने देखा कि जैसे उसमें हमने कहा था डेप्रिसिएशन अलाउ है, वो भी यूज पार्शली और होली फॉर द बिजनेस पर्पस हो और उसकी साल से ज़्यादा हो लाइफ हो। इसी तरह सब सेक्शन 2 भी उसके मुताबिक है कि नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर दिस सेक्शन वेयर द डिडक्शन हैज़ बिन अलाउड इन एनी अदर सेक्शन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। के इस ऑर्डिनेंस के किसी और सेक्शन के तहत अगर अमॉर्टाइजेशन डिडक्शन मिली है तो देन फिर इस सेक्शन में उसको अमॉर्टाइजेशन की डिडक्शन नहीं मिलेगी फॉर द एंटायर कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट फॉर द टैक्स ईयर वेयर इंटेंजिबल एसेट एक्वायर के, जिसमें एक्वायर किया गया और उसकी नहीं मिली। फिर इसमें कि हमने कैसे इसको करना होता है कैलकुलेट, सब सेक्शन 3 है सब्जेक्ट टू सेक्शन सब सेक्शन 7 द अमॉर्टाइजेशन डिडक्शन फॉर द पर्सन फॉर द टैक्स ईयर शैल बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फार्मूला। ये फार्मूला दिया गया है ए ओवर बी। ए क्या है? ए इज़ द कास्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट की जो कास्ट होगी, और बी इज़ द नॉर्मल यूजफुल लाइफ ऑफ द इंटेंजिबल एसेट फॉर द होल ईयर्स, कि कितने सालों में इस्तेमाल होना है। कि फ़र्ज़ किया ये एक एसेट है, उसकी जो इंटेंजिबल है तो वो हमने 1 मिलियन का ख़रीदा है, तो उसकी ये जो फाइनेंशियल लाइफ हम कहेंगे वो 20 ईयर है सपोज। तो उसको हम 1 मिलियन को 20 पे डिवाइड करेंगे तो जो उसका आएगा तकरीबन 50,000 रुपया आएगा तकरीबन, तो वो 50,000 उसको हर साल अमॉर्टाइजेशन डिडक्शन दी जाएगी। तो एन इंटेंजिबल एसेट डज नॉट हैव अगर हमें ये पता नहीं है कि उसकी कितनी यूजफुल लाइफ हो सकती है, तो ये हम अंदाज़ा नहीं कर सके, तो उसकी नॉर्मल यूजफुल लाइफ जो है हमने 25 ईयर जो है वो उसके मुताबिक उसको डेप्रिसिएशन या अमॉर्टाइजेशन डिडक्शन देनी है। तो इसी तरह जैसे डेप्रिसिएशन में हमने पढ़ा था कि एक इंटेंजिबल एसेट जो है वो फॉर द टैक्स ईयर पार्शली ड्राइव इनकम फ्रॉम बिजनेस चार्जेबल टू टैक्स है एंड पार्शली फॉर अदर यूज, या जिसमें सपोज एग्जैम्प्ट होगी, तो वो उसमें ये सेक्शन रिस्ट्रिक्ट करता है फेयर प्रपोर्शन, कितना उतना प्रपोर्शन जो है वो अलाउ करेगा अमॉर्टाइजेशन, जितने प्रपोर्शन को फॉर द बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया है, जिससे इनकम ड्राइव हो रही है जो कि टैक्सेबल है।
तो उतने प्रोपोर्शन में देंगे। इसी तरह वेयर एन इंटेंजिबल एसेट इज़ नॉट यूज फॉर द होल ऑफ द ईयर, कि पूरे साल के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ इस काम के लिए, फॉर ड्राइविंग द इनकम फॉर बिजनेस चार्जेबल टू टैक्स होगा, तो फिर जो डिडक्शन वो है वो इस फार्मूले के तहत उसको डिडक्शन दी जाएगी, ए मल्टीप्लाई बाई बी ओवर सी। तो ये क्या है कि टोटल जो है अमाउंट ऑफ अमार्टाइजेशन की जो हमने अमाउंट कैलकुलेट की है सब सेक्शन 3 में और 5 में, वो ये अमार्टाइजेशन होगी टोटल। तो अब उसको पार्शल हम डिवाइड किस पे करेंगे कि बी जी नंबर ऑफ डेज इन द टैक्स ईयर, द इंटेंजिबल इज यूज फॉर ड्राइविंग इनकम फॉर बिजनेस चार्जेबल टू टैक्स। अब जितनी चार्जेबल टू टैक्स के लिए होगी वो बी, उसको डिवाइड करेंगे उसकी नंबर ऑफ डेज फॉर द टैक्स ईयर। तो टोटल जितने नंबर ऑफ डेज हैं टैक्स ईयर के वो मतलब 365 डेज हैं। तो 365 में से हमने सपोज किया कि 180 डेज जो है वो बिजनेस की इनकम ड्राइव करने के लिए हुई है, बाकी जो है वो हुई है उसके लिए एग्जाम्प्ट इनकम के लिए। तो फिर हम उसी प्रोपोर्शन से उसको सिर्फ टैक्स अमोर्टाइजेशन अलाउ करेंगे। मतलब 2 महीने के लिए हुई है तो 2 बाई या 60 डेज डिवाइडेड बाई 365 मल्टीप्लाई बाई टोटल अमोर्टाइजेशन जितनी होगी उसको दे देंगे। तो ये उसी तरह से जैसे डेप्रिसिएशन हम अलाउ करते हैं। तो इसी तरह टोटल डिडक्शन अलाउड फॉर अ पर्सन अंडर दिस सेक्शन इज द करंट ईयर एंड ऑल द प्रीवियस ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट डज नॉट एक्सीड द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट। ये डेप्रिसिएशन में भी हमने यही पढ़ा था कि जितनी एसेट की टोटल वैल्यू होगी उससे वो अमोर्टाइजेशन एक्सीड नहीं कर सकेगी। यहाँ हमने डेप्रिसिएशन में भी यही पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन एक्सीड नहीं कर सकेगी उससे। सब सेक्शन 8 है वेयर इन एनी टैक्स ईयर द पर्सन डिस्पोज ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट, के वो डिस्पोज कर देता है जिस साल में कोई इंटेंजिबल एसेट, तो फिर उसकी अमोर्टाइजेशन डिडक्शन जो है उस साल के लिए उसको हम अलाउ नहीं करेंगे। इसका सब सेक्शन ए है इफ़ द कंसिडरेशन, ये डेप्रिसिएशन में भी ऐसे था कि अगर हमें जो कंसिडरेशन रिसीव हो रही है उसको सोल्ड करने से तो वो इंक्रीज़ कर जाती है उसकी अमोर्टाइजेशन वैल्यू से, जितनी हमने अमोर्टाइजेशन डिडक्शन दी है, जो मैंने आपको एग्जांपल डेप्रिसिएशन में दी थी कि हमारा एसेट सेल होता है 1 मिलियन का और हमारी अमोर्टाइजेशन जो डिडक्शन है वो उसको हमने दी है 5 लाख रुपया। तो फिर क्या होगा, बाकी जो प्रॉफिट होगा उसको इनकम टैक्स में जो इनकम चार्जेबल टू टैक्स होगी उसमें उसको इंक्लूड कर देंगे, प्रॉफिट में इंक्लूड कर देंगे। लेकिन अगर हमने अमोर्टाइजेशन दी है उसको 5 लाख रुपया और हमारा एसेट होता है 2 लाख में, तो फिर बाकी 3 लाख जो है वो भी हम उसको डिडक्शन देंगे। यही इसमें डेप्रिसिएशन में भी ये सेक्शन था, तो इसमें भी था कि वो अगर एक्सीड कर जाती है, एक्सेस है, तो शैल बी द इनकम फॉर द पर्सन चार्जेबल टू टैक्स, अगर वो कम है तो फिर उसको डिडक्शन उतने से दे देंगे। ये डेप्रिसिएशन में भी ऐसे ही था। सब सेक्शन 9 है फॉर द पर्पज ऑफ सब सेक्शन 8 द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ intangible asset and the time of dispose shall be the cost of intangible asset reduced by the total deduction allowance to the person under this section in respect of intangible asset, or where tangible asset is not wholly used for drive of the income chargeable to tax, the amount of allow under this section intangible were wholly so used and, कि उसको कितनी अमोर्टाइजेशन में अगर जितना वो यूज़ हो रहा है फॉर द पर्पज़ ऑफ टैक्सेबल और फॉर द एग्जाम्प्ट, जब उसको डिस्पोज ऑफ करना है तो फिर वैल्यू तो टोटल करनी है हमने, यानी कि एग्जाम्प्ट के लिए भी जो यूज़ हुई है बाकी के लिए यूज़ हुई है तो उसको हम अमोर्टाइजेशन की टोटल वैल्यू करेंगे। हाँ, अलाउ सिर्फ वो करेंगे जो टैक्सेबल के लिए हुई है, लेकिन जब डिस्पोज ऑफ करने के पर्पज़ से उसकी टोटल वैल्यू चेक करेंगे फिर उसको अलाउ करेंगे। इसी तरह हम अगर सबसे इसका क्लास बी की बात करें, द कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन द डिस्पोजल ऑफ एसेट एंड इंटेंजिबल एसेट शैल बी डिटरमिन इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 77। तो इसको हम सेक्शन 77 में मज़ीद तफसील के साथ पढ़ लेंगे। सब सेक्शन 10 है फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन एन इंटेंजिबल एसेट दैट इज़ अवेलेबल फॉर द यूज़ ऑन अ डे इंक्लूडिंग अ नॉन वर्किंग डेज, इट इज़ ट्रीटेड एज यूजफुल ऑन दैट डे, कि अगर नॉन वर्किंग डे है और उसमें भी इस्तेमाल हो रहा है तो हम इसको कंसीडर करेंगे कि वो उसमें यूज़ हो रहा है। तो लाइक सेक्शन सब सेक्शन 11 है, इन दिस सेक्शन कॉस्ट इन रिलेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट मीन एनी एक्सपेंडिचर इन अक्वायरिंग
creating the intangible asset including any expenditure in improving or renewing that intangible asset। कि इसकी जो कॉस्ट की अगर हम बात करें तो कॉस्ट क्या होगी, एक तो टोटल जितने में हमने उसको परचेज़ किया, फिर उसमें अगर उसको अक्वायर करने में हमारी जो कास्ट आई है, उसको इंस्टॉल करने में, लेने में जो हमारी कॉस्ट आई है, तो वो सारी कास्ट जो उसमें शामिल होगी। हाँ, अगर उसकी कोई रिन्यूअल फ़ी भी है एनुअल, तो वो रिन्यूअल फ़ी भी उसमें शामिल होगी, तो वो उसकी कॉस्ट होगी। तो अब इंटेंजिबल एसेट होता क्या है वो मैंने पहले तो आपको बता दिया था, लेकिन अब उसकी तफसील के साथ बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। इंटेंजिबल एसेट मीन एनी पेटेंट, पेटेंट हो सकता है, इन्वेंशन, कोई नई इन्वेंशन चीज़ की हुई है तो उसका फार्मूला हो सकता है, डिज़ाइन और मॉडल, कोई डिज़ाइन हो सकता है कि मॉडल हो सकता है, सीक्रेट फार्मूला फॉर द प्रोसेस, कोई प्रोसेस करना है तो उसका फार्मूला बताया जाएगा, मटेरियल तो अपना ही होगा लेकिन जो फार्मूला है वो भी इसमें शामिल है। ट्रेडमार्क, साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज जो है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अगर है, मोशन पिक्चर, फिल्म, एक्सपर्ट कोर्स, फ्रेंचाइज हो सकती है, ये लाइसेंस कोई हो सकता है किसी चीज़ का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकती है, और अदर लाइक प्रॉपर्टी आर द राइट्स, contractual rights and any expenditure that provide an advantages or benefit for the period more than 1 year। ये चीज़ का ख्याल रखना है कि उसका more than 1 year में होगा तो वो कैपिटल एसेट होगा जिस पे अमाउंटाइजेशन होगी, लेकिन अगर कम होगा 1 साल से तो उसको फिर हम एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे। अदर देन द एक्सपेंडिचर इनकर्ड रिक्वायर्ड डेप्रिसिएबल एसेट्स आर अनइम्प्रूव्ड लैंड, इसमें अनइम्प्रूव्ड लैंड नहीं शामिल होगी, बट शेल नॉट इंक्लूड द सेल्फ जनरेटेड गुडविल। हाँ, अगर आपने कुछ सेल्फ जनरेटेड, हमने कहा जी हमारा बिजनेस जो है मेरा है तो खर्चा तो इस पे मेरा आया है 1 मिलियन, लेकिन मैं इतने सालों से चला रहा हूँ, मेरी गुडविल बन गई है तो मेरा ये 2 मिलियन का हो गया है, तो वो जो गुडविल है सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उस पे नहीं आप ले सकते। और एनी एडजस्टमेंट अराइजिंग अकाउंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है, गो के गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, लेकिन अगर वो सेल्फ जनरेटेड है तो फिर उस पर आप गुडविल पे आप अमाउंटाइजेशन डिडक्शन नहीं ले सकते। अब सेक्शन 25 है प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि चीज़ को एक्वायर करने से पहले जो उस पर कोई अगर एक्सपेंडिचर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले लिए गए हैं, उसकी कोई फिजिबिलिटी बनाने में, उसमें सिस्टम में इंस्टॉल करने में, अभी अब अपनी बिजनेस चार्जेबल टू टैक्स इनकम नहीं आनी शुरू हुई, लेकिन उस पर कोई एक्सपेंसेस अगर हो रहे हैं तो वो भी डिडक्शन अलाउड है, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं डिडक्शन का, तो कौन कौन सी डिडक्शन अलाउड है, तो इसमें प्री कमेंसमेंट भी है, जैसे कि ए पर्सन शैल बी अलाउड अ डिडक्शन फॉर प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर इन अकॉर्डेंस विद दिस सेक्शन। इस सेक्शन के मुताबिक कौन कौन से प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर शैल बी अमाउंटाइज ऑन द स्टेट लाइन बेसिस, स्टेट लाइन मेथड पे के पूरे सालों पे उसको डिवाइड कर दिया जाता है, एट द रेट स्पेसिफाइड इन पार्ट 3 ऑफ द 3rd शेड्यूल में उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे क्या है, तो उसके मुताबिक जो है उसको इसकी अमाउंटाइजेशन मिलेगी। सब सेक्शन 3 है द टोटल डिडक्शन अलाउड इज अंडर दिस सेक्शन इन द करंट ईयर एंड ऑल द प्रीवियस ईयर इन दिस रिस्पेक्ट the amount of pre-commencement expenditure shall not exceed the amount of total expenditure। यानी कि जितना उसको उसकी कॉस्ट आई है, जितना उस पर पैसा लगा है, वो जो है ना वो सारा उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये बात हमने डेप्रिसिएशन में भी पढ़ी है, ये बात हमने इंटेंजिबल एसेट्स में भी पढ़ी है और अमाउंटाइजेशन में भी, कि इसको डिडक्शन उतनी देनी है जितनी कॉस्ट है, कॉस्ट से ज़्यादा डिडक्शन उसको नहीं देंगे। इसी तरह ये भी उससे मिलती जुलती है। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर दिस सेक्शन द डिडक्शन हैज़ बीन अलाउड अंडर एनी सेक्शन, कि किसी और सेक्शन के जरिए अगर हमने उसको दे दी है डिडक्शन तो फिर इस सेक्शन के तहत उसको प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर जो है उस पर डिडक्शन नहीं मिलेगी। और इन दिस सेक्शन प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर मीन क्या है ये आप अच्छी तरह समझ लें, मैंने कुछ तो बता दिया है, कुछ हम देखते हैं इसमें क्या क्या लिखे हैं। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एनी बिजनेस, किसी बिजनेस को करने के लिए जो हम एक्सपेंडिचर लगाते हैं, होली एंड एक्सक्लूसिवली ड्राइव द इनकम चार्जेबल टू टैक्स, के उसके इनकम चार्जेबल टू टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हम जो एक्सपेंसेस करते हैं, इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ फिजिबिलिटी, जो कि मैंने आपको पहले बताया है, फिजिबिलिटी उसमें हो सकती है, कोई स्टडीज़ हो सकती है, कंस्ट्रक्शन हो सकता है,
प्रोटोटाइप्स हो सकते हैं, ट्रेल प्रोडक्शन एक्टिविटी के ट्रायल लेना है उसका कि प्रोडक्शन एक्टिविटी निकालनी है, बट शैल नॉट बी इंक्लूडेड एनी एक्सपेंडिचर विच इज़ इनकर्ड एक्वायरिंग द लैंड, जैसे कि लैंड एक्वायर करने के लिए कोई किया है तो वो नहीं एक्सपेंडिचर होगा, विच इज़ डेप्रिसिएबल आर अमोर्टाइजेशन अंडर सेक्शन 22 और 24, या फिर 22 और 24 में अगर कोई एक्सपेंडिचर लगा है तो वो एक्सपेंडिचर भी इसमें शामिल नहीं होगा। ये था सेक्शन 25 प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर अगर हैं तो। सेक्शन 26 है कि अगर कोई आप साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ऐसा एक्सपेंडिचर जिसमें आप साइंटिफिक रिसर्च पे आपका वो पैसा लगा कि वो इनकम आपने कमानी है जो चार्जेबल टू टैक्स होनी है, गो के उसमें रिसर्च करते हुए आपको प्रॉफिट नहीं आया, लेकिन आफ्टर ऑल उसके इफेक्ट होने हैं ना, कि वो जो इनकम आप उससे जनरेट करेंगे वो तो आपको टैक्स के चार्जेबल होगी ना, लेकिन एट द टाइम ऑफ रिसर्च वो चार्जेबल नहीं होगी, तो वो भी आपको डिडक्शन अलाउ है। क्योंकि हम डिडक्शंस का कौन कौन सी बिजनेस से डिडक्शन अलाउड हैं वो पढ़ रहे हैं चैप्टर, तो उसमें साइंटिफिक रिसर्च पे अगर आपका कोई एक्सपेंस आया है तो वो भी अलाउ है। तो हम इसमें ला क्या कहता है, ए पर्सन शैल बी अलाउड अ डिडक्शन फॉर अ साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर इन अकर्ड इन पाकिस्तान इन द टैक्स ईयर होलली और एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ ड्राइविंग इनकम फॉर द बिजनेस चार्जेबल टू टैक्स, यानी कि बिजनेस के लिए लगानी है जिसमें से चार्जेबल टू टैक्स इनकम आ रही है, उसमें हमने यूज़ करनी है, तो इसको हम कहेंगे साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर। तो वो जो है डिडक्शन अलाउड है। इन दिस सेक्शन में साइंटिफिक रिसर्च क्या है, मींस एनी एक्टिविटी अंडरटेकिंग इन पाकिस्तान इन द फील्ड ऑफ नेचुरल और अप्लाइड साइंसेज में कुछ हो सकती है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन नॉलेज में भी हो सकती है, जैसे कि ट्रेनिंग्स भी हमने की तो जो डेवलपमेंट नॉलेज में भी ये आ सकती है चीज़। इसी तरह साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर्स की अगर हम बात करें कौन से हो सकते हैं, मीन एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द पर्सन ऑन अ साइंटिफिक रिसर्च अंडरटेकिंग इन पाकिस्तान फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपिंग ऑफ द पर्सनस बिजनेस, जो एक इंडिविजुअल का, एओपी का या कंपनी का बिजनेस है उसकी डेवलपमेंट उससे हो और उससे बेहतर इनकम आए, इंक्लूडिंग एनी कंट्रीब्यूशन इन साइंटिफिक रिसर्च की कोई भी हो सकती है, अंडरटेकिंग साइंटिफिक रिसर्च हो सकती है फॉर द पर्पज ऑफ पर्सनस बिजनेस अदर दैन द एक्सपेंडिचर अकर, कि वो जो स्पेसिफिकली वो जो बिजनेस में रिसर्च के लिए एक्सपेंस हो वो डिडक्शन अलाउड है। इन द एक्विजिशन ऑफ एनी डेप्रिसिएबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट, जो लेना है उसके लिए अगर कोई है तो वो नहीं अदर इसके है, यानी कि अगर आप एक्वायर कर रहे हैं कोई एसेट टेंजिबल उस पर जो लगेगी वो नहीं है। इन एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई रिसर्च आप कर रहे हैं प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए तो उसके लिए भी नहीं होगी। और फॉर द पर्पज़ ऑफ असर्टनिंग द एग्जिस्टेंस लोकेशन एक्सटर्नल और क्वालिटी ऑफ द नेचुरल डिपॉजिट्स जो हैं इसके लिए भी नहीं होगी। साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन मीन एन इंस्टीट्यूशन सर्टिफाइड बाय द बोर्ड, अगर किसी साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन आपने बनाया है आपने और उसके एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो वो आपको डिडक्शन अलाउ है, लेकिन वो बोर्ड से अप्रूव होना चाहिए एज कंडक्टिंग सर्टिफिक रिसर्च इन पाकिस्तान, के वो साइंटिफिक रिसर्च आप जो है वो कर रहे हैं और वो बोर्ड से अप्रूव हो, तो देन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे एक डिडक्शन है सेक्शन 26 की कि आप एम्प्लॉइज़ ट्रेनिंग एंड फैसिलिटी, कि आप एम्प्लॉइज़ को ट्रेन कर रहे होते हैं तो उस पर एक्सपेंस लग रहा होता है। जैसे कि मैं भी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में काम करता हूं, तो हम जो उधर के एम्प्लॉइज़ को ट्रेन कर रहे हैं उधर एक्सपेंस आ रहा है, लेकिन एज सच वो बिज़नेस चार्जेबल टू टैक्स जो कहते हैं आप कि उसमें तो उस वक्त वो बेनिफिट नहीं दे रहे होते कि उससे बिज़नेस में इंक्रीज़ नहीं आ रही, लेकिन जब हम ट्रेन करके आगे भेजते हैं तो देन वो जो काम करते हैं तो वो प्रोडक्टिव काम होता है। इसी तरह इंस्टीट्यूट का जो खर्चा होगा वो तो यकीनन इनकम उससे नहीं आ रही होगी, एक्सपेंस हो रहे होंगे, लेकिन वो उनकी वैल्यू ऐड हो जाती है, वो स्किल्ड हो जाते हैं, ट्रेंड हो जाते हैं और जाके काम अच्छा बेहतर परफॉर्म करते हैं या अच्छी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें वो चला सकते हैं, तो फिर उससे जो इनकम होगी वो इस ट्रेनिंग के लिए जो खर्चा हुआ है वो उसमें अलाउड होगा। ए पर्सन शैल बी अलाउड अ डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर अदर दैन द कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बगैर इनकर्ड इन द टैक्स ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ कहाँ वो खर्चा हुआ है, ये चीज़ें हैं जी उनकी जहाँ जहाँ खर्चा हो रहा है। एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल इन पाकिस्तान एस्टैब्लिश फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सनस एम्प्लॉई एंड देयर डिपेंडेंट्स, कि वो एम्प्लॉइज़ को और उनके डिपेंडेंट्स को कोई हॉस्पिटल है या इंस्टीट्यूट है उनको फ़ायदा दे रहा है तो वो अलाउड है उसकी डिडक्शन। एनी इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान एस्टैब्लिश फॉर ट्रेनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर्स,
कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स की ट्रेनिंग हो रही है, रिकग्नाइज एडिड आर रन बाय द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और द लोकल गवर्नमेंट, तो इसको कोई दे रहे हैं तो वो आपका है। इसी तरह एनी ट्रेनिंग ऑफ एनी पर्सन बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इन द कनेक्शन विद द स्कीम अप्रूव्ड बाय द बोर्ड फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, के इस सेक्शन के लिए ये अप्रूव हो गया हो बोर्ड से, तो देन भी इसको जो है वो हम अप्रूवल देंगे और उसको डिडक्शन देंगे कि ट्रेनिंग पे जो एक्सपेंस हो रहे हैं। तो ये आज हमने सेक्शन कोई तकरीबन ऑलमोस्ट 24 टू 27 4 सेक्शन पढ़ लिए हैं। तो ये उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ आ रही, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसको रिपीट भी किया जा सकता है और आपको बताया भी जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि आप अगर चाहते हैं कि दूसरे लोग भी इसको सीखें तो फिर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।